हेलो माय वॉरियर्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी। मुझे पता है बहुत लंबा समय हो गया है, कोई वीडियो नहीं आई थी और उसकी भरपाई इस वीडियो के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि आज हम आपके लिए जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये स्पेशल एडिशन है क्लास 10th के लिए जो ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं। इस वन शॉर्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है पर आपको ये लगभग 3 से 4 मार्क्स आपके एग्जाम में ज़रूर आपको सिक्योर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, तो देखिए क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स इन द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग और एनालाइजिंग ऑफ केमिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एक वैसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच होती है, पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। एनालिटिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को डिटरमाइन करना। तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जहाँ पे हम चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम इस एनालिसिस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम बेसिकली 2 एनालिसिस को फॉलो करते हैं। एक तो है आपका क्वालिटेटिव, क्वालिटी से रिलेटेड, और एक है आपका क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, यही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। जो भी आपका केमिकल मिक्सचर है, कंपाउंड है, उसमें कौन सा आपका आयन प्रेजेंट है या कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, अननोन सब्सटेंस है, उसको फाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करने की एनालिसिस को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटी वाइज हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपका क्वांटिटेटिव, जहाँ पे क्वांटिटी की बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो क्वांटिटी में क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका कंपोजिशन, कितना कंपोजिशन प्रेजेंट है उसका होल मिक्सचर में। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करते हैं। पर मैंने आपको जैसा बताया कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर रहा है वो है आपके रिएजेंट। तो रिएजेंट आप बेसिकली क्या समझ सकते हो, एक हेल्पिंग हैंड है जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने में हेल्प करता है। तो क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय अ केमिकल टेस्ट वाया रिएजेंट। रिएजेंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने जो भी अननोन सब्सटेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट हो सकते हैं वो जनरली हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एल्कलीज ले रहे थे। नाउ एल्कलीज और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक चीज़ नहीं होती है। एल्कलीज जो होते हैं वो सॉल्युबल बेस होते हैं, वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज, और बेस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इनसॉल्युबल है। तो एल्कलीज किसको कहा जा रहा है, यानी कि सॉल्युबल बेस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो रिएजेंट हमारा क्या है, सॉल्युबल बेस है। तो रिएजेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इट इज द सब्सटेंस विच इज एडेड इन एनालाइजिंग द मेटल आयन इन प्रेजेंट इन दी केमिकल। किसी भी मेटल आयन की प्रेजेंस को दिखाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम हेल्प करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसको यूज़ करके हम एनालाइज कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। और यहाँ पे मेनली इस चैप्टर में आपको 2 रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4OH। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी बिट वेरी नाइसली। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज का जो रिदम है वो हमेशा बरकरार रखें। तो आपने समझ लिया क्या होता है रिएजेंट। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो हमारी हेल्प करेगा कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और आसानी से हमें याद भी रहेगा। तो याद रखना कि पीरियोडिक टेबल, अगेन अगर मैंने पीरियोडिक टेबल पे भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का पोस्टमार्टम। उसको अगर आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, तो आपके की कॉन्सेप्ट जो पीरियोडिक टेबल के वो क्लियर हो जाएंगे। टिल देन यहाँ पे आते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 याद रखिएगा, ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 17 तक। ठीक है, ये ग्रुप्स आपको ध्यान देना, ये क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। एक्चुअली में होते क्या है, ये S और P ब्लॉक्स हैं। सिंपल फंडा अगर याद रखना है तो क्या S और P ब्लॉक हो गए। ठीक है,
तो इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये कैसा सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, यानी कि आपने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, केमिकल लिया, उसमें अगर आपने रिएजेंट डाला तो उनका सोल्यूशन कैसा फॉर्म होता है, कलरलेस सोल्यूशन। रिएजेंट के डालने पे कैसा सोल्यूशन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कलरलेस होगा। तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये ग्रुप 1, 2 का हो सकता है या 13 से लेकर 17 के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12। तो 3 to 12 जो होते हैं इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत उछल कूद करते हैं, एक जगह रुकते नहीं, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, कलर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन जब आप क्या होता है रिएजेंट डालते हो तो ये कलर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो। तो इतना चीज आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप इतना की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि कलरलेस कौन से फॉर्म करते हैं, कलर कौन से फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन किस चीज का नाम है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो इनसॉल्युबल आपका सॉलिड मास होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा मिट्टी, पानी का घोल, या फिर मैं बात करूँ चॉक पाउडर और पानी का घोल, आप देखते हैं क्या हो कि उनके पार्टिकल्स बीइंग हैवी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप चीज़ों को छोड़ देते हो तो वो नीचे क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे जब वो सेटल हो जाते हैं तो जो सॉलिड मास है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब कितना आसान था, आई होप आपको ये भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या प्रेसिपिटेट है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डेफिनेशन अपनी तरह से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे मैंने लिखा है उसको भी याद कर सकते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल, याद रखना, इनसॉल्युबल सॉलिड व्हेन सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। जब सॉल्यूशन मिक्स किए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड द सॉलिड मास इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और सॉलिड मास को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम क्या शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है, पीपीटी फॉर्म करेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, पीपीटी यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट है केमिस्ट्री के टर्म्स में। अब देखो हियर प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड व्हेन एल्कली, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट इस कॉन्सेप्ट पे, इस सिनेरियो में किस तरह से कब फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो here precipitate are formed when alkalis या reagent is made to react with metal cation to form their insoluble hydroxide। तो यहाँ पे जो precipitate फॉर्म हो रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, fill in the blanks भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि किस चीज का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जब आप एल्कली है और रिएजेंट डाल रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मास का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पे क्या समझा आपने कि इनसॉल्युबल सॉलिड मास को ही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आई होप ये भी सिनॉप्सिस आपको पूरा क्लियर होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट आपके आयंस हैं उनको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये कलरलेस जो है आपका, इसको ध्यान देना है, ठीक है। कलरलेस आयन कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको क्या है, डेली थोड़ा सा देख लोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो अमोनियम हो गया, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, तो ये सब क्या है, कलरलेस फॉर्म करते हैं। तो ये है क्या, कैटायन है। क्यों कैटायन है, क्योंकि इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज है और जो क्या करते हैं, कलरलेस आयंस होते हैं, यानी इनका सोल्यूशन कैसा बनेगा पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, व्हाइट, ठीक है। क्लोराइड होगा, सल्फेट आयन होगा, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, एसीटेट आयन हो गया। तो ये सब क्या हो गए, आपके कलरलेस आयंस हो गए, ठीक है। इनका सोल्यूशन कैसा बनेगा, व्हाइट बनेगा। अब कलर्ड पे ध्यान देते हैं। अब कलर्ड वाला बहुत ही अच्छे से आपको समझना है और उस पर ध्यान देना है। तो देखो क्यूप्रिक आयन, ठीक है, क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रस होता है, बात करेंगे उसका। तो इसमें क्या होता है, वैलेंसी का फर्क होता है, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 2 वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, एक +1 और +2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई वैलेंसी होते हैं उसमें इक लग जाता है लास्ट में सफिक्स, और जो कम वैलेंसी होती है उसमें OUS यानी अस लग जाता है। तो यहाँ पे फेरस और फेरिक है, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाए। तो क्यूप्रिक हो जाता है 2+ होता है, वो ब्लू कलर का होता है। फेरस Fe2+, मैंने बताया ना अभी कि हायर वैलेंसी होगी तो उसमें इक लग जाएगा,
और अगर कम वैलेंसी होगी तो OUS लग जाएगा, ठीक है। तो फेरस का लाइट ग्रीन कलर होता है, फेरिक का येलोइश ब्राउन होता है, निकल का क्या होता है ग्रीन कलर, क्रोमियम का ग्रीन और मैग्नीज का पिंक कलर होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है कैटायन है जो कलर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपने इतना ये टेबल अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप बहुत ही आसानी से चीज कर लोगे। एक दूसरे कुछ 3 इंपॉर्टेंट हैं उनको भी याद रख सकते हो। वो है आपका परमैंगनेट आयन MnO4- जिसका पिंक या पर्पल कलर होता है, डाइक्रोमेट Cr2O72- ऑरेंज, और एक होता है क्रोमेट आयन Cr4 येलो इन कलर, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आया हुआ है, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये टेबल आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कलर्ड कौन सा होगा, या फिर कभी आपसे पूछा जाता है कि एक एक्स कंपाउंड है उसमें हमने रिएजेंट डाला, ठीक है, उसने इस कलर का प्रेसिपिटेट दिया, ठीक है, बताओ कि वो कौन सा आयन हो सकता है, तब वहाँ पे आप आंसर वहाँ पे दे सकते हो कि ये हाँ ये रेस्पेक्टिव आयन्स पॉसिबल है। जैसे कह दिया कि ब्लू कलर होगा तो ब्लू कलर किसी का है, यहाँ पे क्यूप्रिक आयन यानी Cu2+ की प्रेजेंस बता रहा है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यस, अब अभी हमने की कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम देखते हैं रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जरूर बता रही हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन है और उसके साथ साथ क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी जरूर देख लीजिए। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ जिंक देख रहे हैं। तो यहाँ पे है क्या कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हो तो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी मैंने आपको टेबल डिस्कस किया है तो मैंने बताया था कि कौन से आयन व्हाइट या फिर कह सकते हो कलरलेस आयन होते हैं, उनका सोल्यूशन व्हाइट होगा, कौन से कलर्ड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिंक का हमने कोई क्या ले लिया यहाँ पे सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या है जिंक नाइट्रेट है। तो देखो बच्चों जिंक नाइट्रेट लिया, अगर आपको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास 9th के मेरे वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे कैसे फॉर्मूला बनाते हैं उसको मैंने बताया। फिर भी यहाँ पे मैं छोटा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला बनाए। तो देखो जिंक होता है और ये है आपका नाइट्रेट यानी कि ये हो जाएगा NO3, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है इनकी वैलेंसी, तो जिंक क्या होता है +2 होता है, चलिए प्लस माइनस छोड़िए यहाँ पे, और नाइट्रेट का क्या होता है 1। अब ये क्या हो जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जिंक के नीचे क्या आ रहा है 1, तो देखो जिंक यहाँ पे 1 हो गया और नाइट्रेट के पास क्या आ रहा है 2, तो उसका होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा, वरना आप वो वीडियो को जरूर देख सकते हैं और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ऐसा किया सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाई ड्रॉप डाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसका कलर क्या होगा व्हाइट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब जब हम एक्सेस डालते हैं, हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये बात ध्यान देना कि वो सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करेगा और सॉल्युबल सॉल्ट का नाम क्या है यहाँ पे सोडियम जिंकेट। ये यहाँ पे रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना। और देखो मैंने ऐसा आपको कंपैरिजन बताया ताकि आपने एक भी पढ़ लिया तो यहाँ पे आप दूसरा रिएक्शन भी दे सकते हो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता है तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आप आसानी से बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का देख रहे हो तो यहाँ पे देखो व्हाइट पीपीटी और सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम पहला रिएक्शन तो सेम हो गया, बस यहाँ पे क्या आ गया अमोनियम आ गया, तो सॉल्ट भी किसका बन जाएगा अमोनियम का बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपकी। दूसरा जब एक्सेस में लेते हो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे एक अलग तरह का कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है कि जब एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे बनता है टेट्राअमीन जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या होता है टेट्रा का मतलब होता है 4, तो यहाँ पे देखो ये 4 दिख रहा है आपको, ये देखो अमीन कितने हैं यहाँ पे 4 हो गए तो टेट्रा अमीन हो गया, जिंक हो गया, और जिंक का क्या था यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो वही यहाँ पे लिखा गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट ऑफ लेड। लेड क्या होता है, लेड का सिंबल क्या होता है Pb होता है, तो यहाँ पे देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी रिएक्शन देख लो PbNO3, Pb भी क्या होता है +2 स्टेज में होता है, इसकी भी वैलेंसी क्या होती है 2+ होती है, सेम जस्ट लाइक जिंक का है। तो जिंक की तरह देखो यहाँ पे बस Pb आ गया है जिंक की जगह, और सेम रिएक्शन है, वन शॉट क्लियरेंस है, कोई इतना बताएगा क्या आपको। इसी के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंक की तरह ही रिएक्शन हो गया यहाँ पे, और ये भी देख लो क्या हो गया यहाँ पे प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट बन रहा है। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर दिस स्लाइड। इससे पहले जो हमने स्लाइड में देखा सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया सोडियम प्लम्बेट बन गया, और ये एक्सेस ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखें तो जब हम ड्रॉप बाई डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होता है, बट जब हम एक्सेस डालते हैं तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है बच्चों, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। ठीक है, रिएक्शन सेम है जैसे कि ऊपर वाला रिएक्शन है। देखो बस क्या है, लेड आ गया है और यहाँ पे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बस यहाँ पे ध्यान क्या दे रहे हैं कि इनसॉल्युबल है, इसका मतलब कोई रिएक्शन वहां पे होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये कॉपर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVIMP है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर जो है वो ब्लूइश कलर का सोल्यूशन देता है। तो अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या खेल है। तो कॉपर सॉल्ट है तो ये क्या देगा, ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये देता है इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा, इनसॉल्युबल देगा जब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो चलिए ये बात भी हम समझ गए। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो किसका बनता है, हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे और भी आसान है, कॉपर भी क्योंकि जिंक की तरह और लेड की तरह +2 स्टेज में है तो रिएक्शन आपका सेम आ गया। देखो सेम प्रोडक्ट तो बन रहा है वैसा, बस कॉपर जिंक की जगह कॉपर आ गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, उसका रिस्पेक्टिव सल्फेट बन रहा है बाई प्रोडक्ट। इनसॉल्युबल बनेगा जब एक्सेस डालेंगे तो उसका यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ये वाला, इसको तो अच्छे से आपको याद रखना है, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो तो पेल ब्लूइश कलर या ब्लूइश व्हाइट प्रिपिटी ही कहोगे। ठीक है, वो तो आएगा। ये रिएक्शन कोई वो नहीं है, आसान है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये देखो इसी से रिलेटेड आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सेस डालते हैं तो ये सॉल्युबल बनाता है। जब हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ये सॉल्युबल कंपोनेंट बनाता है, जिसका कलर इंक ब्लू कलर का होता है, या फिर इस कलर को हम प्रूशियन ब्लू सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये प्रूशियन ब्लू कलर जो होता है वो किस चीज का होता है, क्या कंपाउंड होता है जिसका प्रूशियन ब्लू कलर होता है। ये बात आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी है, वो है आपका टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड। याद कर लोगे क्या बच्चे, टेट्रा अमीन कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर जो होता है वही आपका डीप ब्लू या प्रूशियन ब्लू कलर कहते हैं। तो ये कॉपर वाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देखो और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहना। बस वीडियो नहीं देखना, आपको नोट भी करना है, इससे आप ही का रिवीजन बहुत ही अच्छे से होगा और आपका आज का इन्वेस्टमेंट, आज जितना भी आप टाइम लगा रहे हो, आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में यही टाइम आपको बहुत ही बचाएगा, आपके समय को बचाएगा और बहुत अच्छे से आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, जो है आपका कैल्शियम। अब ये कैल्शियम वाला भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वाला जो है ये एक के साथ रिएक्शन ही नहीं देता है। अब देखते हैं वो किसके साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से लेते हो तो इसमें क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और क्या बनता है, एक्सेस में इनसॉल्युबल। सबसे छोटा रिएक्शन है इस पूरे ग्रुप का। ठीक है, तो इनसॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और रिएक्शन देखो सेम वही बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्स उसका क्या हाइड्रोक्साइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब ये बात ध्यान देना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई विजिबल रिएक्शन नहीं दिया जाता है। और आई गेस ये एक बार पिछले साल में कहीं पूछा गया है, जहाँ पे बोला गया है नेम द केटायन या आयन विच डज नॉट गिव एनी विजिबल रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिल इन द ब्लैंक्स और समथिंग में। तो आपको ध्यान देना है वो क्या है, कैल्शियम का सॉल्ट। ठीक है, सबसे छोटा रिएक्शन पर सबसे खतरनाक नहीं, आसान। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आ गया एक और धमाकेदार रिएक्शन, मतलब ये खतरनाक रिएक्शन बिल्कुल नहीं है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं इसको रखती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ट्रेन में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरस फेरिक हो गया, कॉपर वाले हो गए, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो फेरस का कलर हमने क्या देखा था, डर्टी ग्रीन कलर। तो जैसे ही आपने कोई कंपाउंड ही आपको नहीं पता क्या है वो, उसमें आपने जैसे ही रिएजेंट डाला आपको क्या है, ग्रीन कलर का कुछ डर्टी ग्रीन कलर देगा, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हाँ फेरस आयन हो सकता है। ठीक है,
आप देखो वो क्या होगा, डर्टी ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विच टर्न्स रेडिश ब्राउन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी आपने उसको रख दिया, थोड़े समय के बाद आप देखोगे इसका कलर ग्रीन से थोड़ा क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल होगा वो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्या है, फेरस क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा और NaCl रिएक्शन बनेगा। काफी आसान रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दूसरा रिएक्शन जो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसके साथ भी कहानी सेम है, रेडिश ब्राउन, इनसॉल्युबल इन एक्सेस और सेम रिएक्शन है। आई होप देखो कितना लॉजिकल अगर तरीके से आप याद करोगे ना, तब आप वन शॉट में बहुत सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पे क्या कर सकते हो, टैक्टिक से याद रख सकते हो। आपने क्या देखा, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के सिमिलर है, तो रिएक्शन याद करना केमिस्ट्री में इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और वो है आपका फेरिक आयन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेरिक, फेरिस और कॉपर, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है। तो फेरिक का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म करता है, और ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल होगा। जब हमने एक्सेस डाला, ज्यादा डाला, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ ऑन फेरिक सॉल्ट रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा। और ये पीपीटी जो होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन आप देख लो, ये रिएक्शन भी आसान है, बस यहाँ पे क्या है, +3 स्टेज में है। फेरिक का मतलब क्या होता है कि आयरन जो है वो +3 में स्टेज है, और फेरस का मतलब यहाँ पे होता है कि फेरस का मतलब होगा कि वो Fe2+ में है, ठीक है। अब देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, तो कहानी वही सिंपल पुरानी सेम। ऊपर वाले रिएक्शन को देख लो, सोडियम की जगह अमोनियम को सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन को, एक रिएक्शन याद किया, दूसरा अपने आप आ गया, ठीक है। अब हमने फेरिक भी डिस्कस कर लिया, अब मूव करते हैं एक अलग टाइप के रिएक्शन पे जो आपके इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है। तो वो रिएक्शन किसके साथ है, वो रिएक्शन है, अभी तक जितने भी हम लोग एल्कलीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे बच्चों वो थे क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में थे, ठीक है, वाटर वाले सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी है, क्या, कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज, हॉट होगा, गर्म करके खोलता हुआ, और उसको कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो, ठीक है। तो उसमें आपको ये रिएक्शन अगर आपको ध्यान है तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। वो क्या, मेटल और एल्कली कॉन्सेंट्रेटेड जब डालते हो तो सॉल्ट बनेगा और उस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जिंक के साथ अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। कलर पता है जिंक का क्या बनना है, कलरलेस बनना है, तो वो बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा क्या है, इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने थोड़ा सा एक्सेस कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलेट होगा। पीबी यानी लेड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या, प्लम्बाइट बनेगा, वो भी क्या है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये भी कुछ छोटे से रिएक्शन थे, बहुत ही आसान है, आप इसको याद ध्यान कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम धीरे धीरे अपने लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। थी ना कमाल की सीरीज ये, वन शॉट क्लियरेंस विद ऑल द रिएक्शंस। आपने इस वीडियो को देख लिया, अपने कॉपी में नोट कर लिया, तो आप अभी इन्वेस्ट करोगे और आपके एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अब मूव करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक है वो आपका है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम देखते हैं, ठीक है, दो। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। उनका नेचर क्या होता है, वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं खुशी खुशी और बेस से भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है ना, एसिड बेस से रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। सो दे आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर बायो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपके फ्रॉग होता है वो एम्फीबियन कहलाते हैं, ठीक है।
तो एम्फीबियन का मतलब ही क्या होता है वहाँ पे, जो दोनों जगह धरती और पानी में रह सके, बायो के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा, दो नेचर, यानी वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, दोनों को मजे ले रहा है वो, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। तो ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब पता चल गया, वो सब्सटेंस जो दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको नोट करके दे दिया है, इसको अभी आपको देखना है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करोगे तो जिंक क्लोराइड और वाटर देगा, ये तो सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा जिंक ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और पानी निकला। ठीक है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये देखो जिंक ऑक्साइड है, वो एसिड से भी रिएक्ट किया, बेस से भी रिएक्ट किया। ठीक है, अब देखते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड भी क्या दोनों से रिएक्ट करता है, तो दोनों से, वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से रिएक्ट कर रहा है और रिस्पेक्टिव अपना प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है जिससे वो एसिड से भी रिएक्ट हो रहे हैं, बेस से भी। ऐसे ही आपका एल्युमिनियम का है, और यहाँ पे क्या है, लेड का भी मैंने दे दिया ताकि ये आप अच्छे से इसको रिटेन कर सको अपने दिमाग में। अब चलिए मूव करते हैं, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। ओ हो, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लास्ट टॉपिक है। आई होप मैंने जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी आपके दिमाग में सवाल हो सकते हैं, उसको मैंने इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन मी on the Facebook as ब्रह्मोस भी ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।